ठीक, ओके 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 लल्ला। जो यहाँ पर आता है शिक्षा की मुख्य धारा का जो प्रत्यय आया था, मतलब पहली बार किसी दिमाग में आया कि आखिर होना चाहिए ऐसा कि प्रत्यय मतलब जो विचार, जो उनके अंदर धारणा जो आती है। ये अमेरिका का विद्वान थे, हमारे भारत वालों को ऐसा दिमाग नहीं आता है। उनको बस आता है कैसे हम प्रधान बने, कैसे विधायक बने, ऐसा आता है। ठीक है, इफ डोंट माइंड। तो ये अमेरिका के विद्वान थे सैमुअल गैरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में आया कि हमें जो मुख्य धारा मेन स्ट्रीम शब्द है कि इन्हें सबको शामिल करना चाहिए। इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था। ठीक, और यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम शिक्षा पर, उनको बच्चों के साथ ध्यान रखते हुए उनको हम शिक्षा पर बच्चों को ध्यान रखते कि क्या भाई पढ़ लिख कर आप आओ, जिससे हम आपको मुख्य धारा में आपको जोड़ सकें। ठीक है, और ऊपर विशेष बल दिया जाता है कि ताकि विशेष बच्चे जो है वो पढ़ लिख सके। यहाँ में पर्टिकुलर न कहकर कि हियरिंग इम्पेयरमेंट ही सिर्फ आए, जो भी है वह चाहे आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट हो या फिर अलग अलग जो डिसेबिलिटीज हो, किसी भी प्रकार के, मैं सभी पर फोकस कर रहा हूं। सभी बच्चों के शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक, और भाई मैंने बोला कृपया आप एडमिट करते रहो, आप कहाँ खो जाते हो, मुझे ही करना पड़ता है। ध्यान रखा करो भाई थोड़ा। कुछ उद्देश्य है, क्या है, नहीं अभी इसके आगे उद्देश्य, सॉरी। यहाँ पर कुछ की नीड है कि मेन स्ट्रीम की हम क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों। आप सोचो ना कि भाई क्यों करें मेन स्ट्रीम में सभी को। तो मेन स्ट्रीम के लिए कुछ एस्पेक्ट हैं जो होना जरूरी है, होना जरूरी है। मैं फिर यहाँ पर वही बोलूंगा, जैसी जैसी जिसकी दिव्यांगता है उसी के अनुसार उनकी आवश्यकताएं भी है। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए हियरिंग एड चाहिए। ठीक है, हियरिंग एड बच्चा है तो उसमें वाणी और श्रवण प्रशिक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। देन अधिगम सामग्री की आवश्यकता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की आवश्यकता, निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता। निःशुल्क साहब कहने मतलब यहाँ है कि उनके पास दे हैव नो रिसोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जब नहीं है तो उसके लिए हमको फ्री करना चाहिए। बट वैसे भी आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के एम 21 के क में वैसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऐसा ठीक है, किस लिए की गई है, ताकि सभी बच्चे क्या हो, पढ़ लिख सके। नहीं तो पता है तो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, किसी होटल में काम कर रहे हैं, कोई खेत में मजदूरी काम कर रहा है कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि 6 से और 14 वर्ष तक का फ्री एंड कंपलसरी कर दिया था, राइट टू एजुकेशन, जब शिक्षा का अधिकार आया। अब यह आपके मौलिक अधिकार में रखा गया है। ठीक, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं की शिक्षा के लिए क्या बहुत आवश्यक है। अगर इस प्रकार को शिक्षित अब करोगे तो ऑटोमेटिक समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, और जिससे क्या है कि बच्चों में शिक्षा पूर्ण हो सकती है, और यह बच्चे समाज से मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अपना विकास करेंगे। दे हैव जो उनका जीवन है उसको अच्छे से वो समाज में अच्छे से जी सकते हैं, सोसाइटी में रह सकते हैं। अब इसके बाद आता है एकीकृत शिक्षा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको दिया कि मेन स्ट्रीम क्या होता है, मेन स्ट्रीम के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1974 या 75 है, यहाँ पे लॉन्च किया गया था एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत ICDS। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, यह जो है जो छोटे छोटे बच्चे होते उनके लिए विकास के कार्यक्रम के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो बच्चों में अगर हम उनको भरपूर मात्रा से खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, और लाइक जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन उस समय या फिर नर्सिंग जो माताएं होती उनको सभी आवश्यकताओं को संबोधित ध्यान रखते हुए एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुआ था 1974 और 1975 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट आपका आया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन उस समय 1974 में। अब जाके बहुत हाई लेवल विकास हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले तो सिर्फ आप मुख्य धारा जोड़ना है, फिर मतलब इल ओमेंस है, इल ओमेंस मतलब अभिशाप है समाज के लिए, ऐसा लोग मानते थे कि हियरिंग पर बच्चों को। लेकिन अब जब यह आया 1974-75 में यह लॉन्च किया गया ICDS, तो उसमें यह सारी बातें रखा गया जिससे उनको एक प्रकार से हम ध्यान रखें कि हमें किस तरह उनका हम और ज्यादा से ज्यादा हम उनको हर चीज के लिए अव्वल कर सकते हैं। वैसे अगर हम मीनिंग देखे थे, समावेशन जो होता है, समावेशन कर सकते हो, समेकित कर सकते हो। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन के कई वैसे भी
यहाँ पर एक शब्द लिखा है इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन यहाँ पर जो है, एक मिनट आपका, यहाँ पर मैं एक आपका जो वर्ड है इंटरेक्शन, ये थोड़ा भाई यहाँ गलत है, ठीक है, सही नहीं लिखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर भी गलत है। तो जब समझ लो शब्द आया अंग्रेजी भाषा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का जो है, अगर हम इंटरेक्शन देखो इस भाव में ले सकते हैं, इंटरेक्शन जब लेते हैं ना, अगर हम इंटीग्रेशन को हम अपने इस शब्द में हम उसको सेट करें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो आपका है कि पारस्परिक संबंध। अगर हम बात करें जो आप इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, पारस्परिक समझ, जैसे आप लोग दो चार मित्र हो, ठीक है, क्या है, आप लोग बातचीत करते हो, कोई व्हाट्सएप पे चैट करता है, कोई फेसबुक पे लाइव रहता है, कोई फेसबुक से बात करता है, कोई मैसेंजर से बात करता है, कोई व्यक्ति से मिलकर बात करता है, कोई बताओ मतलब दोस्त मित्र है ना, तो क्या है, पारस्परिक संबंध है ना, एक दूसरे के साथ जब जुड़े हुए हो, यही तो होता है समावेशन, कि हम ज्वाइंट हैं, ठीक, जो कि अंग्रेजी भाषा इंटीग्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वैसे जो इंटीग्रेशन शब्द था लैटिन भाषा इंटीग्रेट्स सबसे लिया गया है, ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है पूर्ण या समग्र बनाना, मतलब उसको पूरा करना। पूरा कब होगा, जब उसकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर दोगे, या फिर उसको कोई अंदर जो कमियों को ध्यान रखते हो उसकी हर आवश्यकताओं को आप पूर्ण करके उसकी जो वीकनेस उसको आप हटा दोगे, क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, जैसे आप हो, कंप्लीट हो, ठीक है, आप में कोई लैकिंग नहीं है, ठीक है, या फिर एकदम समग्र हो, आपके पास लेखन कौशल, जो भी सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो स्किल होते हैं सभी आपके पास है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही बात अगर मैं एचआई बच्चों की बात करूं, तो भाई एचआई बच्चों में क्या होगा, आपने देखा होगा सुनने का कौशल तो पहले ही नहीं है, क्या कमी हो गई ना, तो वह उसके वजह से जो उसमें हम अदर चीजों की यूज कर कर या इक्विपमेंट यूज कर कर उसको हम क्या क्या करें, पूर्ण बनाना है, ठीक है, ये मतलब होता है इंटीग्रेट्स का, जो लैटिन भाषा है, अंग्रेजी भाषा इसके इंटीग्रेशन है, ठीक है। यहाँ ना आए आप बेशक कोई मैसेज कर सकते हैं भाई, कोई बेशक आप ये मत सोचिए कि हाँ हम मैसेज करेंगे या फिर हम बोलेंगे तो सर बुरा मानेंगे, आप मुझसे बेशक पूछ सकते हो, कोई चीज ना समझ में आए तो, ठीक। इंटीग्रेशन का जो होता है मीनिंग देख लो क्या होता है भाई, तो एकीकृत शिक्षा होता है ना, ये एक ऐसे शिक्षा प्रोग्राम है जो सामान्य शिक्षा की तरह ही होती है, जो नॉर्मल एजुकेशन है। यहाँ पे देखो एक इमेज लगा हुआ है, आप अगर इमेज देख लोगे समझ जाओगे ना, तो आपको मुझे ज्यादा बयां करना नहीं पड़ेगा। एक इमेज देखो, यहाँ पर एक भाई व्हील चेयर से जा रहा है, और आई थिंक कोई यहाँ पर क्या लिया है, बैसाखी लिया है, और वो लोग बैलून्स फुलाए हुए दौड़े चले जा रहे हैं, ठीक है। अब सोचो इस ग्रुप में क्या है, सभी क्या है, समान है, एक है कि नहीं है, एक है। पीछे से देखो व्हील चेयर कोई व्यक्ति धक्का देते हुए साथ लेके जा रहा है कि नहीं। अगर वो चाहते, इस इमेज की मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो अगर बच्चे चाहते, भाई बोलते भाई तू व्हील चेयर वाला तू यहीं खड़ा रहा यार मैं दौड़ के आ जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते थे ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब जिस तरह सामान्य बच्चे हैं, जिस तरह उनकी सामान्य शिक्षा है, उसी तरह क्या है एकीकृत भी शिक्षा है। लेकिन इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है, कोई किसी कोई कारणवश उसमें कोई दिव्यांगता का प्रकट हुआ है कोई अंश, ठीक है, कोई या फिर उसमें कोई समस्या है, इस तरीके से उसमें कोई पाया जाता है और वह सामान्य बच्चों की तरफ पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहता है, वह वहां पर पढ़ सकता है, ठीक। ऐसा नहीं कि आप डिसेबल भाई अपने नहीं, आप पढ़ सकता है। आप यहाँ पे कहोगे, आपके मन में ख्याल आता होगा सर इंटीग्रेशन और इंक्लूजन तो तब एक हो गया, आप कह सकते हो, बट मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, विद इन 2 सेकेंड में। देखो इंक्लूजन का मतलब होता है कि जैसी जैसी आवश्यकता वाले बच्चे आपके क्लास में है, सभी हैं, तो उनके आवश्यकताओं के अनुसार ही वहां विद्यालय में व्यवस्था होगी, क्या होगी, विद्यालय में व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है, उनमें टीचर होंगे, वहां पर हर एक चीज होगा। लेकिन इंटीग्रेशन में सभी एकीकृत हैं, लेकिन सभी दिव्यांगता के अनुसार वहां पर रिसोर्स टीचर मटेरियल वातावरण ये नहीं मिलेगा, फर्क बस इतना है, फर्क बस इतना है, आप इस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना।
कभी कंफ्यूजन मत होना, इंटीग्रेशन एजुकेशन इंक्लूजन एक है, क्योंकि पहले क्या आया था ना, इंटीग्रेशन आया था, पहले इंक्लूजन नहीं आया था, पहले इंटीग्रेशन आया था। यहाँ पर सिर्फ तो बच्चों को सभी शामिल कर दिया गया। अब वहां पर ऐसा नहीं बीआई बच्चा है तो वहां पर हमको बीआई से ट्रेंड टीचर रख, ऐसा नहीं होगा इंटीग्रेशन में। लेकिन जब बात करते हैं इंक्लूजन में तो वहां क्या होगा, अगर बच्चा बीआई है तो बीआई के योग्य टीचर होगा, बीआई के वहां टीचिंग मटेरियल होगा, ठीक है, बीआई के योग्य वहां पर वातावरण होगा। एचआई बच्चा है तो एचआई के अकॉर्डिंग वहां का इन्वायरमेंट होगा, एचआई के अकॉर्डिंग टीचर होगा, एचआई बच्चे के अनुसार वहां पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, टीचिंग स्ट्रेटजी होगी, टीचिंग मेथड होगा। मतलब ओवरऑल सभी बच्चों को हम ध्यान वन बाय वन कर हम हर चीज रखते हैं। लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहां एक करने की बात तो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक करने की बात कह रहा है, लेकिन वहां पर सिर्फ समस्या यही है कि उनके अनुसार और सारी सुविधाओं का अभाव रहता है। कुछ सुविधाएं होती हैं पर लेकिन बराबर एक्यूरेट नहीं होता है भाई, ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसको अदर शब्दों में कहें तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें स्पेशल बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ क्या होता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। मैंने अभी तो यही कह रहा हूं ना, उनके साथ समान उनके साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर उनके साथ समान शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बेशक है क्या वो मेन स्ट्रीम से जुड़ गए या मेन स्ट्रीम विद्यालयों में भेजा गया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना, आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन एजुकेशन, ठीक। नहीं तो आप किताबों में पढ़ोगे शायद में भी कंफ्यूज ही रहोगे क्या है क्या नहीं है। ओके, हम आगे देखते हैं। कुछ है इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, ठीक है, कि अगर एकीकृत शिक्षा को आपको लागू करना है, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा को क्या करना है, साथ प्रदान करना है। सामान्य बच्चे हैं उसमें विशिष्ट बच्चे भी हैं, हर वो बच्चों के साथ में शिक्षा प्रदान करना होता है। और सामान्य बच्चों के साथ साथ उनमें समान अवसर को भी प्रदान करना है। अवसर तो दे रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, एडमिशन तो कर रहे हैं और विद्यालय में बुला रहे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चों को बुला भी रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। बच्चों को बुला रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उनको किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है कि भाई देखो तुम वीआई बच्चे हो यार तुम उधर बैठो, चाहे भाई तू सुन नहीं पाता है ना, हम लोगों के बीच में रहेगा तू अकेले कोने में बैठा कर, ऐसा भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, आपको विभेदीकरण नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, ठीक। और चाहे कास्टवाद का भी हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। इनमें मैं अगर मार्कर ले लूंगा ज्यादा बेटर होगा, ठीक। और जो एकीकृत शिक्षा होती है यह दिव्यांग बच्चों के प्रति जो व्यक्तियों में हीनता होती है, जो होता नहीं अरे भैया तो विकलांग है यार, यार दिव्यांग है, ऐसा फीलिंग होता है ना, इस चीज को क्या वहां पर भावना खत्म करना होता है, ठीक। देन जो होता है कि स्पेशल बच्चे होते हैं उनको समाज साथ साथ जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें भी समायोजन करना होता है। और जो विशेषताएं होती है एकीकृत एजुकेशन के, ठीक है, कि हमें सबको साथ में रखना है, उसी के आगे सारी पॉइंट आएंगी ये, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसी के आगे आएंगे, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा जाता है जिससे कि किसी बच्चों को, जो हम मैंने आपको बताया कि ना उनमें हीन भावना हो, ना तो उनमें हेजिटेशन हो, ना तो उनमें भेदभाव हो, ना तो उनमें पक्षपात किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को रखते हैं, एक बार इरेजर लेने पर एक काटना, अगर जो बच्चे हैं ठीक है उनको एक ही छत के नीचे एक ही साथ पढ़ने का मौका, मैं वही बातें तो ऊपर भी कर नीचे भी वही बातें कर रहा हूँ कि वही बातें उनको रखता है कि आपको किसी प्रकार का उनमें मतभेद नहीं कर सकते, उनको एक साथ रख सकते हो। देन उनको अब अगर कोई बच्चा दिव्यांग जन है तो उसके तौर तरीके मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका क्या मनोबल बढ़ावा देना, करे भाई डोंट वरी यार, तू भी पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ जाएगा। देख हमने सुना है बहुत लोग बताओ बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आज लाइक सुधा चंद्रन, बताओ सुधा चंद्रन इज अ मोस्ट फेमस, सी इज डांसर, है कि नहीं, बट उसका एक पैर क्या आर्टिफिशियल है। अगर लोग उसको बोलते कि भाई आप आपका एक पैर नहीं है, आप डांस नहीं कर सकते, तो क्या होता है उसके दिमाग में क्या होता है, कहीं आ जाता है कि यार सच में लोग कहते मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप कर सकते हो, सराहना दिया, मनोबल दिया, तो आज बताओ दुनिया के टॉप
में आता है कि हाँ सुधा चंद्रन एज डिसेबल व्यक्ति होकर, डिसेबल वुमन होकर इज द बेस्ट डांसर अपने इंडिया में माने जाते हैं। बताओ, बहुत गर्व की बात होती है। और जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको सेल्फ आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ठीक है, उनको सामाजिकरण में रखना चाहिए, उनके शिक्षा अधिकार जो है उनको अनुपालन करना चाहिए। और साथ ही साथ जो भारतीय संविधान में समानता का सिद्धांत आपने देखा होगा, समानता सिद्धांत रखा गया है। समानता का अधिकार जो आपका भारतीय संविधान में है, अनुच्छेद 14 से 18 रखा गया, देख पढ़ लीजिएगा आप लोग भाई, ठीक है, जो मौलिक अधिकार में है और आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, उसमें दिया गया कि सभी को समान रखना है। तो समानता की बात तो करता है भारतीय संविधान के, हमें समानता जो लागू करना चाहिए, ठीक। नीड ऑफ इंटीग्रेशन, नीड होता है कि समावेशन की आवश्यकता, एकीकृत की आवश्यकता, दिव्यांग बच्चों की अधिकता। देखो यहाँ पर ये समस्या आ रही है ना, आवश्यकता है कि अब सोचो इतनी पॉपुलेशन में भारत में है, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है, तो वहां पर जो दिव्यांग जन है, ठीक है, अगर देखा जाए ना तो दिव्यांग बच्चों का जो स्कोर है और शिक्षक का जो स्कोर है तो बहुत कम और ज्यादा है। कम ज्यादा मतलब मैंने इसके पहले एक बार जिक्र किया था शायद, कि आज के वर्तमान समय क्या करता है, एक रूम में भेड़ियों की तरह स्टूडेंट बैठा के लोग पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट देख लो, हजारों हजारों स्टूडेंट बैठे रहते हैं, एक टीचर माइक लगा चिल्लाता रहता है, पढ़ाते हैं। अरे भाई, कुछ तो स्टूडेंट रेशियो होगा। अब बेचारा जो बेचारा थोड़ा कम पढ़ने निकले वाला होगा, कमजोर होगा, पीछे बैठ के शर्माता हुआ होगा, ये भाई हम थोड़ी कुछ पूछेंगे कि हमको आता नहीं है, कैसे ध्यान पाए टीचर, है कि नहीं। पर कलयुग है भाई, कुछ भी संभव है। उसी तरीके से यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चे इतने अपने समाज में हैं, उसके अनुसार, उसके अनुसार पुनः माइक बंद कर लो भाई, उसके अनुसार जो है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ पर भारत देश में, अपने समाज में नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेशन की आवश्यकता है कि उनको हम समान बच्चों के साथ समान स्कूल में उनको हम पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है। एंड विद्यालयों की कमी, विद्यालयों की कमी इन द सेंस मैंने बताया ना कि आपने देखो पढ़ा होगा कि कुछ कुछ दूरियों पर जो होता है कि प्राथमिक विद्यालय हो, फिर आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, है कि नहीं। हर 5 किलोमीटर रेंज में एक आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, जिसको मतलब बोलते हैं 6 से 8वीं तक, ठीक है। 1 से 5वीं तक तो घर के बहुत पास होता है, ठीक है, घर के बहुत पास होता है, जो बच्चों की पहुंच तक होता है। लेकिन आप उसकी तुलना करो कि आपके मोहल्ले, आपके गांव में आसपास कितने विशेष विद्यालय हैं। आपने कितने देखा विशेष विद्यालय, देखा नहीं देखा। बट भाई नॉर्मल बात करो, गर्ल्स इंटर कॉलेज, ठीक है, बॉयज इंटर कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बॉयज डिग्री कॉलेज, बहुत इतने डिग्री कॉलेज, इतने विद्यालय, इतने सेंट थॉमस कॉन्वेंट कितने हैं, इतने बच्चे ने उसने विद्यालय पड़ोस में खुल गए हैं, है कि नहीं। उसकी कंपेयर, उसकी तुलना करो, क्या आपके समाज में या शिक्षा व्यवस्था में विशेष विद्यालय को भी उतनी, उतना ही है कि नहीं है, आप नहीं पाओगे। बहुत कम विद्यालय मिलेंगे आपको वहां पर, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ग्रामीण और शहरी शिक्षा प्रणाली में अंतर। भाई अब यहाँ पे बात और मैं बोलूंगा वही चीज अगर जो विद्यालय कमी ऊपर की हेडिंग है, वही देखो जब शहर की बात करते हैं, शहर, हर शहर में विशेष विद्यालय मिलेंगे आपको, लेकिन ग्रामीण स्तर पर आपको विशेष विद्यालय नहीं मिलेंगे भाई। तो क्या वो अंतर हुआ कि नहीं, अंतर है। तो शहर में कितने स्पीच सेंटर होते हैं, आईडीटी ट्रेनिंग होते हैं, लोग वहां अपने बच्चों को ले जाते हैं, पर गांव में नहीं होते। इसके बहुत सारे फैक्टर है पीछे कि गांव में ऐसा नहीं है, शहर में ऐसा क्यों है, तो उसके साथ बहुत सारे फैक्टर, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, ठीक। देन सुविधाओं की कमी, सुविधाओं की कमी जैसे साफ कि अगर इस बच्चा स्पेशल है, स्पेशल बच्चा है, बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूं, जो इंटर कॉलेज प्राइवेट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बस चालू करवाते हैं, हमने देखा होगा ना, मैजिक चालू करवाते हैं, बच्चों को ले आने ले जाने की व्यवस्था करते हैं। अरे मेरे भाई, कभी आपने गवर्नमेंट कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में आपने कहीं देखा कि बस जाए, गांव वाले बच्चों को लेके आए विद्यालय पर, फिर क्लास ओवर उनको घर पहुंचाए, आपने कभी देखा, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, इस सुविधाओं की कमी है कि नहीं। अब बेचारा छोटा बच्चा है, घर से पैदल जा रहा, 1 घंटा लगता है उसको पहुंचने में, तब रास्ते में खेलने लगेगा। छोटे बच्चे नहीं है, मतलब जो चौथी पांचवी के बच्चे पढ़ते हैं, उनको 1 घंटा लगता है विद्यालय पहुंचने में,
और वहां जब चलते हैं ना, अगर 4 o'clock छुट्टी होती है तो घर को 5 बजे पहुंचते हैं, खेलते कूदते आते हैं। तो क्या है ये, सुविधाओं की कमी नहीं है। अब सोचो जब उनकी ये हालत है, जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो डिसेबल व्यक्ति है, जो किसी समस्या में ग्रस्त है, उसको कितनी सुविधा परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। इसका मतलब वहां सुविधाओं की कमी है कि नहीं। वही देखो नर्सरी विद्यालय में देख लो, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ मैं प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज की मैं अच्छाई बुराई नहीं बयां कर रहा हूं, मैं सिर्फ एज ए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप समझ सको कि सुविधाओं की कमी कहां पर दिखती है आपको, है कि नहीं। तो सुविधाओं की कमी देखने को बहुत मिलती है, जिसके वजह से हमें इंटीग्रेशन एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। एंड उच्च शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा तो आप बताओ, चलो मान लिया हम हाई स्कूल इंटर करा दिए, लेकिन ऐसा कोई कॉलेज बताओ, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बताओ जो दिव्यांग जनों के लिए बनी हो, जहां पर सिर्फ दिव्यांग जनों की हर सुविधाओं को ध्यान रखते हुए वहां पर पढ़ाई लिखाई होता हो। शायद आप कभी से सपनों में देखे होंगे, हाँ होती होंगे, तो आप कभी नाम नहीं सुने होंगे। मैंने इसके पहले दिन दूसरे लेक्चर मैंने बताया था, जब आपको पढ़ा रहा था कि भारत देश आजाद होने के बाद जो कॉलेजेस स्टेब्लिश हुए, जो विद्यालय निर्माण हुए हैं, उसमें मैंने 2 विद्यालय नाम लिया था। यूनिवर्सिटी, देखो विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी बहुत फर्क होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि जेआरएच यूनिवर्सिटी मैंने लिया था, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट इन यूपी, यूपी में है। वहां पर उच्च शिक्षा हेतु, वहां पे आप देखोगे ना सभी प्रकार के डिसेबल बच्चे वहां पर कोई भी कोर्स कर सकते हैं, हर कोर्स अवेलेबल है, हर मोड में हर सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, ठीक है। इस तरह, और वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट तो बहुत है। अब चाहे एमआर की बात करो, बीआई की बात करो, देहरादून है। एचआई की बात करो, अगर हम एचआई की बात करते हैं तो कहाँ है, अली यावर जंग है, क्या भाई सही है ना, AYJ में है कि नहीं। और इस तरह से, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें उच्च शिक्षा हेतु बहुत कम समस्या अभाव मिलता है, जिसके अनुसार हमें उन बच्चों को कहाँ जाते हैं पढ़ने, सामान्य डिग्री कॉलेज में भी जाते हैं पढ़ने, है कि नहीं। और वहीं से इनका समावेशन जो इनके अनुसार इसकी आवश्यकता है कि इनको साथ ऐसा होना चाहिए, जिससे ये भी इनकी भी शिक्षा दीक्षा बहुत परफेक्ट और बहुत सुचारू रूप से हो, ठीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप काम का चीज नहीं है, तो हम इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग पहले बताया, तो आपके यहाँ मतलब का चीज नहीं है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन के प्रकार होते हैं। यहाँ पर एक आपको मीनिंग दिखेगा, ये भाई टी नहीं है, आई है, मैं आई कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आई हो गया। फुल्ली इंटीग्रेशन, पूर्ण समेकन, पूर्ण समेकन एंड फुल्ली इंटीग्रेशन। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट में दोनों को आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो बोथ आर क्या है, ये इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। अगर हम फुल्ली इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, जहां पर सिर्फ ये ध्यान मत रखिए सिर्फ एचआई बच्चों शामिल करना ही, एक सामान्य विद्यालय है, वहाँ एचआई भी हो सकता है, बीआई भी हो सकता है, और आईडी भी हो सकता है। तमाम प्रकार जो डिसेबिलिटी ग्रसित हो वो किसी तरीके से भी हो सकता है, वहां पर उनको हम समावेशन कर सकते हैं, उनको हमको इंटीग्रेट करना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एचआई बच्चों का एडमिशन ले लें तो हमको बीआई नहीं लेना। आप वहाँ एमआर भी ले सकते हो, ठीक। आप एचआई भी रख सकते हो साथ में, साथ में आप बीआई भी रख सकते हो, साथ में आप क्या कर सकते हो, सीपी भी रख सकते हो, ठीक। तो आप किस सभी प्रकार के बच्चों को आप विद्यालय में मौका दे सकते हो, अवसर दे सकते हो। एंड पार्सल इंटीग्रेशन फर्स्ट, यहाँ पर एक आंशिक मतलब थोड़ा कम समावेशन तो है, मतलब आप पार्सली कर रहे हो, ठीक है। अब है, पर अब थोड़ा कम, कम इन द सेंस अब कैसे होगा, हम इसको यह समझ सकते हैं कि अगर बच्चा, मैं यहाँ पर एक एमआर का एग्जांपल लेता हूं, अगर बच्चा क्या है, ट्रेनेबल है, एजुकेबल नहीं है कि नहीं। क्योंकि एमआर में आप कैटेगरी पढ़ते हो ना, ट्रेनेबल, एजुकेबल एंड कस्टोडियल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर बच्चा आप वो है,
अब उसको कहोगे कि भाई देखो हमारा बच्चा जो आपका है ना एजुकेबल नहीं है, तो इसको हम ट्रेनेबल रखते हैं, और या फिर या इसका रहने से, इसको यहाँ विद्यालय में आने से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो वहां पर विद्यालय तो गया, पर विद्यालय में उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम ट्रेंड कर रहे हैं, उसको हम सिर्फ ट्रेंड कर रहे हैं, न कि उसको हम भाई कोई करिकुलम बना के पढ़ा रहे हैं कि आप सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा नहीं, सिर्फ उसको हम ट्रेंड करते हैं। मतलब जहां हम पार्सली कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, समावेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी समस्याओं को ध्यान रखते हैं, उसको क्या करें, आंशिक समावेशन करें, उसको हम समावेशन करें साथ साथ, बट उसको हम सिर्फ उस चीज से हटाकर यहाँ पर हम इस मोड पर उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड पार्सली इंटीग्रेशन सेकेंड, पार्सली हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर कोई बच्चा, यहाँ पर हम इस चीज को जोड़ सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग जोड़ सकते हैं यहाँ पर हम जोड़े तो, क्योंकि बच्चा जब पढ़ पढ़ लिख रहा है, उसमें आपको लगता है इसको समस्या इस चीज का है, तो कैसे होगा वो, अगर वो थोड़ा उसको आ गया पढ़ने, और उसके साथ जो उसके क्लास के थोड़े लोअर स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट है, मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, उसको शामिल कर देते हैं, उनके साथ वो शामिल कर देते हैं, क्योंकि उनके सब इक्वल लग रहा है, तो उनके साथ क्या करेगा ना, क्योंकि उनसे वो लूजर है, तो वहां पे क्या करेगा, उस चीज को वो ज्यादा गेन करने का प्रयास करेगा। अगर उसको हम तेज बच्चों के ग्रुप में रखते हैं, जो बहुत स्मार्ट बच्चे, जो बहुत तेज तर्राक हैं, उनके साथ क्या होगा, उस बच्चे को पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, समस्याएं आएंगी। तो वहां पर हम थोड़ा उनको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, बट हम इंकार नहीं कर रहे हैं, हम उनको समाहित कर रहे हैं, समावेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक। ये चीज को हमेशा ध्यान हमको रखना पड़ेगा। देन फुल रिग्रीगेशन, यहाँ पर पूर्ण पृथककरण कर दो, कि भाई ऐसा करो, हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, चलो यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दे, स्पेशल बच्चे रख दिए जो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, एक अलग, मतलब विद्यालय तो एक ही है, विद्यालय नहीं बदले, विद्यालय एक ही है, लेकिन अब अगर मान लो हमारे स्कूल में 5 HI बच्चे हैं, 5 BI हैं, 5 अदर बच्चे आ गए, ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, भाई काम करो, इनको हम अलग से पढ़ा देंगे, है कि नहीं, हम इनको अलग से पढ़ा देंगे, अलग से सिखा देंगे, अलग से उनको ट्रेन करेंगे, इस तरीके से करते हैं फुल पृथक्करण है, तो विद्यालय में इंटीग्रेटेड तो है, लेकिन थोड़ा उनको अलग कर दे रहे हैं, ठीक। एंड पार्सली रेग्रीगेटेड, यहाँ पर थोड़ा आंशिक, यहाँ पर है कि हम उनके कुछ पीरियड्स अलग कर सकते हैं, पीरियड्स मतलब अगर किसी बच्चे को, अगर HI बच्चा है या फिर VI बच्चा है, तो VI के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बेस्ट बताता हूं, अगर बच्चा B.Ed का है, HI का, VI का, MR का, आपने देखा होगा कुछ पेपर कॉमन होते हैं, आप D.Ed कर रहे हो ना, तो D.Ed में अगर आप HI को हो, जो VI का होगा, जो ID का होगा, जो CP का होगा, या फिर अदर डिसेबिलिटी का होगा, उसमें कुछ पेपर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, है कि नहीं, कॉमन होते हैं, और लेकिन कुछ पेपर जब उनमें जो उनकी विशेषता वाला पेपर होगा, जो उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड होगा, वो क्या अलग होगा, तो आप क्या किया आपने, उनके पीरियड्स, उनके जो आवर्स चलेंगे वो आप अलग कर दोगे, बाकी सबको एक साथ बैठा पढ़ा सकते हो। अगर चाहे भाई हमारे 3 कैटेगरी है, तीनों को एक साथ मिला के नॉर्मल कॉमन पेपर हम पढ़ा सकते हैं, सामान्य पेपर, लेकिन जैसे ही उनकी यह विषय बात आएगी, वह क्या करे, उनको अलग कर देगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से समझ सकते हो कि आंशिक पृथक्करण क्या होता है, हम उनको अलग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उनको कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर उनको अलग कर रहे हैं, जिससे कि उनका और चीजें जो होती हैं वो भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक। ओके, अब हम आगे देखते हैं, मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, प्रतिमान होते हैं, क्या है, कुछ प्रतिमान होते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत। अब यहाँ से आज कुछ बातें आप, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आएंगी, हमें लगता है, ठीक है। अभी आप समझे होंगे, पर अभी आप लग रहा होगा क्योंकि आपको अभी कहीं और छोर नहीं मिला। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा है, रिसोर्स यूनिट एंड रिसोर्स टीचर, ठीक है। तो ये पहले इसके बारे में जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है पूरा, आपको क्या है, रिसोर्स यूनिट के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पहले, ठीक। अब रिसोर्स यूनिट में क्या होना चाहिए, जो संसाधन इकाई है, इसमें होना चाहिए आपके पास हियरिंग एड, ऑडियोमीटर मशीन, स्पीच ट्रेनर, और अगर स्वर्ण खराब होने हो तो उसको समझ सको और उसको ठीक कर सको। देन आवश्यकता अनुसार उनका पाठ सामग्री हो,
स्पीच थेरेपी हो, आपके पास दर्पण हो। यहाँ पर एक चीज और नीचे आता है कि श्रवण प्रशिक्षण समेत विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ढोलक, बांसुरी, झुनझुना, सीटी, घंटी आदि। आपको याद होगा कि भाई आप लोगों ने स्पीच किट बनाया था, याद होगा, उसी की सारी सामग्री है भाई ये सब। जब उनको हम जो कि श्रवण प्रशिक्षण देने में काम आता है, स्पीच थेरेपी देने में काम आता है, वहीं पे होता है। मैं यहाँ पर कुछ ढोलक, बांसुरी, झुनझुना, सीटी, घंटी है, इसको बोलते हैं साउंड लोकलाइजेशन। साउंड लोकलाइजेशन मतलब होता है कि साउंड जो ध्वनि है किसकी है, किसकी है, या फिर साउंड रिकॉग्नाइजेशन, साउंड लोकलाइजेशन, ठीक है, एंड साउंड आइडेंटिफिकेशन। तीन तरीके का। आवाज किसकी है, किस दिशा में आवाज आ रही है, ठीक है, ये आप बताओगे। अब भाई देखो, ढोलक बजाओगे अलग ध्वनि निकलेगा, है कि नहीं, घंटी बजाओगे अलग आएगा, सीटी बजाओगे अलग आएगा, है कि नहीं। सपोज मैं वॉइस आपको देता हूं, कल मान सपोज सीटी बजाता हूं, सीटी आप जान के भी सीटी बजाया ना। अगर मैं क्लैपिंग क्लैपिंग करूं, आप जान गए ना कि सबने ताली बजाया। कैसे जान गए, क्योंकि आपको पता है पहले से। अगर आप बताओ वही आवाज अगर मंदिर में घंटी बजती है टुन टुन, आप समझ जाते हो घंटी की आवाज है। घड़ी में बजता है तो आप समझते हो कि हाँ घंटी की आवाज, हाँ जो सुइयों जब बजता है। उसी तरह ढोलक जब होता है, बांसुरी की आवाज का अलग अलग आप पहचानते हो ना। यही सारी उनमें विशेषताओं को हमें डेवलपमेंट करना होता है इकाई बच्चों में, ठीक है। वैसे आप लोग स्पीच किट बनाए होगा, आपने पढ़ा भी होगा बहुत, उसको क्या कहते हैं बहुत विस्तार से। मुझे इसके बारे में ज्यादा आपको यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।